तो 8 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम करते हैं 9, 10th और 11th क्वेश्चन। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़े से अलग है, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो पानी की टुंटियाँ हैं आपके पास, आपने उनको एक साथ चला दिया। ठीक है, और उन्होंने एक होज का मतलब एक टंकी को 9 सही 3/8 घंटों में भर दिया। दो पानी की टुंटी इकट्ठी चलाने पर वो एक टंकी को इतने घंटे में भर देती हैं। ठीक है, बड़े व्यास वाले नल, मतलब जो बड़ी टुंटी है जिसमें सुराख बड़ा है, उस नल ने होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम टाइम लिया। ऑब्वियस सी बात है, बड़ी टुंटी छोटी टुंटी से कम टाइम लेगी। बड़ी टुंटी में तो ज़्यादा पानी आ रहा होगा, बड़ा सुराख है तो ज़्यादा पानी आएगा, तो ज़्यादा पानी आएगा तो टाइम तो कम लगेगा। तो कितना टाइम कम लेती है? 10 घंटे। ठीक है, प्रत्येक द्वारा अलग से होज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है कि अगर हम कोई एक टुंटी चलाएं, जैसे मान लो मैंने सिर्फ बड़ी टुंटी चलाई, तो वो कितना टाइम लगाएगी। देखो अभी तो दोनों टुंटियाँ चल रही हैं, दोनों टुंटी चलती हैं तो इतने घंटे में भर जाती हैं। आपने पता करना है कि अगर सिर्फ एक टुंटी चली, जैसे मान लो बड़ी टुंटी चलाई मैंने, तो वो कितने टाइम में टंकी को भर देगी। ऐसे ही अगर मैं छोटी टुंटी चलाता हूँ तो वो कितने टाइम में टंकी को भर देगी, ये हमें पता करना है। क्लियर है क्वेश्चन? तो सबसे पहले जो चीज़ पता करनी हो ना, उसको आप मान लो ना। तो मुझे टाइम पता करना है तो मैं इसको मान लूँगा। मैं कहूँगा माना छोटे व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय। हम मान लेते हैं भाई छोटे व्यास ने, भाई छोटा जो टुंटी है उसने x घंटे लिए टंकी को भरने में। ठीक है, इसी तरह बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय। अब बड़ा व्यास वाला जो नल है, जो बड़ी टुंटी है, वो 10 घंटे कम टाइम लेता है। ये बात बोली है इसने, तो इसका हम यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे भैया ये टाइम लेगा x - 10 घंटे। समझ में आ गया? अगर ये x घंटे लेगा तो बड़ी टुंटी x - 10 घंटे लेगी। अगर मैं दोनों टुंटियों को ही चला दूँ, तो अगर मैं दोनों टुंटियों को ही चला देता हूँ तो ये टाइम लेती है 9 सही 3/8, है ना। तो 8 में 72, 72 में 3 जोड़ लो, 75/8 हो गई है। तो इतने टाइम में वे टंकी को भर देती हैं। बात समझ में आ गई? अगर आप छोटी टुंटी को चलाओगे तो वो x घंटे में भर देगा, बड़ी टुंटी को चलाओगे तो वो x - 10 घंटे में भर देगा। अगर आप इन दोनों को चलाओगे तो 75/8 घंटे में भर देगा। अब आपको इनसे समीकरण बनानी है। ठीक है, अब आप ये मत लिख दीजिएगा कि सर x + x - 10 इन दोनों का जोड़ बराबर होगा 75/8 के। नहीं, ये गलत है। ठीक है, इन दोनों का जोड़ 75/8 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसका रीज़न समझ लो एक बार। जैसे मान लो कि एक टंकी है, आपके घर की टंकी है, और आपने उनके अंदर पानी भरना है, तो आपने एक मोटर लगाई, मोटर की जो पाइप थी उसके अंदर डाल दी। अब ये जो मोटर है ये 5 घंटे में टंकी को भर देती है। समझना है चीज़ को, 5 घंटे में इस टंकी को पूरा भर देगी ऐसे। ठीक है, फिर आपने कहा यार 5 घंटे तो ज़्यादा लेती है, मुझे तो जल्दी भरना है, तो आपने एक और नाली लगा दी इसके अंदर। ठीक है, और ये नाली जो है ये 4 घंटे में जो है इसको भर देती है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि टंकी कितनी देर में भरेगी, तो बता सकते हो टंकी कुल मिला के कितनी देर में भर जाएगी? तो कहोगे सर टंकी कुल मिला के 5 + 4 9 घंटे में भर जाएगी। क्या 9 घंटे सही है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? 5 घंटे में तो ये भर ही रही थी, आपने तो इसको जल्दी भरने के लिए ही दूसरी लगाई ना। तो 5 घंटे में ये भर ही रही थी, 4 घंटे में ये भर रही है, तो फास्ट होगी ना स्पीड क्या हो गई? फास्ट होगी। ठीक है, क्या हो गई? फास्ट। इसको हम बोलते हैं प्रतिलोम समानुपाती, कि जब आप चीज़ें ज़्यादा लगाते हैं तो टाइम कम लगता है। याद हो तो आपको क्लास 8वीं में भी आपने पढ़ा था ये चीज़, समानुपाती, प्रतिलोम समानुपाती, ये चीज़ है वो। ठीक है ना, तो आप इनको ऐसे जोड़ नहीं सकते। कोई आपसे पूछ लिया टंकी कितनी देर में भरेगी, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 9 घंटे में भरेंगे। तो यार 9 घंटे में कैसे भर सकती हैं? 5 घंटे में ये भरती थी, आपने तो दूसरी वो लगाई, नाली लगाई, तो जल्दी भरनी चाहिए ना, लेट थोड़ी भरेगी।
तो इस तरीके से हम इनको जोड़ नहीं सकते। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है कि आप इनको ऐसे जोड़ नहीं सकते। कभी आप कहते हैं कि x + x - 10 बराबर होगा पीछे तरफ डांट के, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनको करने का एक अलग तरीका होता है। वो तरीका क्या है वो समझना हमने, ठीक है। ठीक, अब इसको करना कैसे है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं पता कर लूँगा कि 1 घंटे में कितनी टंकी भरेगी, ठीक है ना। जैसे छोटा व्यास वाला जो नल है वो x घंटे लेता है टंकी को भरने में, मैं पता करूँगा कि 1 घंटे में कितनी टंकी भर देगा। एग्जाम्पल से समझना, जैसे मान लो कि यार एक टंकी हमारे घर पे, उसको भरने में 2 घंटे लग जाते हैं, टंकी को पूरा भरने में 2 घंटे लग गए। 1 घंटे में कितनी टंकी भरी होगी, 1 घंटे में भरी होगी आधी टंकी, है ना। 1/2 मतलब आधी टंकी भरी होगी। कैसे पता चला, 2 गुणा में था, इसको भाग में कर दिया तो 1/2 हो गया, मतलब आधी भरी होगी। ऑब्वियस ही बात है यार, पूरी टंकी भरने में 2 घंटे लगते हैं तो 1 घंटे में वो टंकी आधी भरती होगी, है ना। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो, छोटे नल द्वारा टंकी को भरने में x घंटे लगते हैं, छोटी टंकी उसको x घंटे में भरती है ना। यानी एक टंकी को भरने में वो x घंटे लगाती है। तो 1 घंटे में कितना भरती होगी भैया, 1 घंटे में भरती होगी 1/x टंकी। तो इसको आप लिख दो। तो 1 घंटे में छोटे नल द्वारा भरा गया भाग, छोटे व्यास वाला लिख दो, चाहे मैं छोटा नल लिख रहा हूँ, छोटे नल द्वारा भरा गया भाग। भाई 1 घंटे में छोटा जो नल है वो कितनी टंकी भर देगा, वो भर देगा 1/x, 1 उस टंकी का 1/x भाग भर देगा। इतनी समझ में आ गई बात। अब इसी तरीके से 1 घंटे में, 1 घंटे में है भैया, ये 1 घंटे भी थोड़ी है, बड़े नल द्वारा भरा गया भाग। भाई 1 घंटे में बड़ा नल कितना भाग भर देगा, इसी के हिसाब से चलोगे तो हो जाएगा 1/x - 10। उल्टा ही तो कर रहे हैं हम, है ना। सेम चीज़ इसमें अप्लाई होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 घंटे में दोनों नल कितना भाग भर देंगे, दोनों नल भाग भर देंगे 8/75। उल्टा ही कर रहे हैं। जैसे x का हमने इसके हिसाब से देखा तो उल्टा हो गया, x का 1/x हो गया, ऐसे इसका 1/x x - 10 हो गया, इसका करेंगे तो 8/75 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से प्रश्नानुसार हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि सर इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर है, 1/x प्लस में 1/x - 10 बराबर है 8/75 के। अब ये सही है ना। इसका भी रीज़न समझ लो एक बार। जैसे मान लो ये टंकी है, इसमें मैंने एक टूंटी लगाई, इस टूंटी ने 1 घंटे में इतना पानी भर दिया, मान लो इतना भर दिया, है ना। और मैंने एक दूसरी टूंटी लगाई, है ना, और सेम टंकी है, सेम टंकी है और दूसरी टूंटी लगाई, इसने इतना पानी भर दिया। तो अगर मैं इन दोनों टूंटियों को एक ही टंकी में लगा दूँ, इन दोनों टूंटियों को एक ही टंकी में लगा दूँ, तो ये पूरा, ये इसने जितना पानी भरा और इसने जितना पानी भरा उनका जोड़ ही भरेगी। समझना है चीज़ को। अब मैंने इसको भी इसमें लगा दिया और इसको भी इसमें लगा दिया, है ना। तो ये जितना पानी भरेंगी वो इन दोनों का जोड़ ही होगा। भाई ये जितना 1 घंटे में भरती थी, ये जितना 1 घंटे में भरती थी, उसका टोटल पानी ही तो ये भरेंगी, है ना। तभी मैंने इनका टोटल किया। पिछली बार टोटल क्यों नहीं किया, पिछली बार गलत आ रहा था। भाई एक नाली तो 3 घंटे में टंकी भरती थी, एक नाली 7 घंटे में भरती थी, तो उनका जोड़ नहीं कर सकते थे। ऐसा थोड़ी होगा कि हमने दोनों नाली एक टंकी में लगा दी और आप कहते हैं कि 10 घंटे में भरेंगे, वो तो गलत हो जाएगा। थोड़ा सा ये लॉजिकल क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। अगर आप समझ गए ना तब तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। नहीं तो कराने को डायरेक्टली फॉर्मूला बता दो, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे, फिर वो रट्टाफिकेशन हो जाती है, ठीक है। अब ये इस क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। वापस आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने लिखा कि छोटे व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय। भाई छोटी टूंटी जो है वो x घंटे लेती है, बड़ी टूंटी कितना लेती है, x - 10 घंटे। दोनों इकट्ठा चला दो तो इतने घंटे लेती है ना। फिर हमने देखा कि यार 1 घंटे में कितना भरेगी, 1 घंटे में भरेगी 1/x, 1/x - 10 और 8/75। इनका जोड़ बराबर होगा इसके, ये हमने लिख दिया। समझ गए, ये चीज़ थी। इसको मिटा रहा हूँ मैं, नोट करना चाहें तो नोट कर लें एक बार। इसको तो ऐसे क्या नोट करेंगे, समझ में आ गया होगा।
ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इतना सॉल्व कर लिया। अब आपने यहाँ से इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बना करके उसको सॉल्व करते जाना है, वहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू निकलेगी और वही चाहिए। तो पहले आप खुद ब खुद ट्राई कीजिए, नहीं तो क्वेश्चन जो है ना आपको ये लेंथी लगेगा फिर, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। तो इसके से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे, करें। एक्स के इससे करोगे तो क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस 10, आर पर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स माइनस 10 प्लस का एक्स बराबर 8/75, ठीक है। कुछ गलती कर दी मैंने, 2 मिनट रुकिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स में एक्स जोड़ेंगे तो आपका आएगा 2x माइनस का 10 बटे में एक्स स्क्वेयर माइनस का 10x बराबर 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि बीच में बराबर का निशान है। तो हो गया 75 दूनी 150x माइनस 750 बराबर 8x स्क्वेयर माइनस का 80x। तो एक काम करो, इसको ले जाओ इस तरफ, ये हो जाएगा आपका 8x स्क्वेयर माइनस का 80x माइनस का 150x प्लस का 750 बराबर 0, ठीक है। तो अगर मैं इसकी स्टेटमेंट यही बना लूँ तो ये हो जाएगी 8x स्क्वेयर माइनस का 230x प्लस का 750 बराबर 0, ठीक। अब एक काम करो, इसको 2 से भाग कर दो कि सारे अंक 2 से भाग हो रहे हैं ना। ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वेयर माइनस का 115x प्लस का 3 2 × 6 2 14 375 हो जाएगा। 2 से मैंने भाग कर दिया, इस समीकरण को किससे भाग कर दिया, 2 से। लिख देता हूँ, तो मुझे ये मिल गया। अब मुझे 2 अंक ऐसे चाहिए जिनको जोड़ूं तो 115 आए और गुणा करूं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आए। इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1500 आएगा। तो आपको 2 अंक ऐसे चाहिए जिनको जोड़े तो -115 और गुणा करें तो 1500 आए, ठीक है। आप चाहें तो फैक्टर कर सकते हैं 1500 के, उसके बाद आपको पता चल जाएगा, नहीं डायरेक्टली ही पता चल जाएगा। सोचिए, पहले आप खुद सोचिए, ऐसे 2 अंक जिनको जोड़ने पर 115 आता हो, माइनस को भूल जाइए ना, जिनको जोड़ने या घटाने पर 115 आता हो और गुणा करने पर 1500 आता हो। सोचिए, ऐसे 2 अंक हैं 100 और 15। 100 और 15 को जोड़ेंगे तो 115, 100 और 15 की गुणा करेंगे तो 1500, ठीक है ना। आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि मैंने तो स्कूल में बहुत बार कराया ना, तो इसलिए पता चल जाता है, ठीक है। माइनस का 100 माइनस का 15 माइनस का 115 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 4x, अंदर बचेगा x माइनस 25, क्योंकि 4x की 25 से गुणा करेंगे तभी 100 आएगा, 4x से x से करेंगे तभी 4x स्क्वायर आएगा। जो यहाँ पे आया सेम यहाँ पे आना चाहिए। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे 15x है, माइनस का 15x, तो x को -15x बनाने के लिए -15 से गुणा करनी पड़ेगी बराबर 0। तो एक आपका हो गया 4x माइनस 15 और एक आपका हो गया x माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकाल लेंगे तो -15 वहाँ जाके प्लस का 15 गुणा में 4 भाग में चल जाएगा और एक x की वैल्यू आ जाएगी 25। तो x की 2 वैल्यू होगी 15/4 और 25। आपने दोनों वैल्यू रख के देखनी है। मैं आपको बताता हूँ, आपने लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। जब आप 15/4 रखेंगे यहाँ पे तो छोटे व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय 15/4 आ जाएगा। छोटी टूंटी 15/4 घंटे लेती है, ये तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप 15/4 यहाँ पे लिखेंगे, जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 15/4 माइनस का 10। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा आपका, करके देख लें। तो ये मेरा माइनस का 25/4 आ गया। अब जो टाइम होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता भाई। हो सकता था कि ये टंकी 3 घंटे में, ये टूंटी जो है 3 घंटे में टंकी को भर दे ना, टूंटी और टंकी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो हो सकता था कि ये टूंटी इतने 3 घंटे में टंकी को भर दे, हो सकता था कि 2 में भर दे, हो सकता था 1 में भर दे, है ना। लेकिन नेगेटिव में कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है। तो आप इसको ऐसे लिखना कि भैया x का मान 15/4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बता देखते हो? क्योंकि भैया जब मैं x का मान 15/4 रखता हूँ तो बड़े नल का समय नेगेटिव आता है,
ठीक है, मैं सिंपल लिख देता हूँ यहाँ पे, x का मान 15/4 नहीं होगा क्योंकि इससे समय नकारात्मक आता है, इससे जो समय है वो ऋणात्मक बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। अभी देखा हमने, जब मैं इसकी वैल्यू को पुट करता हूँ तो जो बड़ी 20 का समय है वो नेगेटिव बन जाता है और नेगेटिव होता नहीं है, तो इसलिए x की वैल्यू 15/4 नहीं हो सकती, तो क्या होगी 25 होगी। तो छोटे नल द्वारा लिया गया समय लिख दो, ये हो जाएगा आपका 25 घंटे, ठीक है ना। और बड़ा नल कितना टाइम लेगा, फिर बड़े नल द्वारा लिया गया समय पुट करके देख लो चाहे, नहीं तो वैसे ही पता चल जाता। ये 25 है तो ये क्या होगा, 25 - 10 होगा, यानी 15 होगा, 15 घंटे। तो इस तरीके से 25 और 15 दो आंसर है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, पहले मैंने आपको बताया था थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए आपको कहा था ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो हमने कहा कि भाई छोटी 20 इतना टाइम लेती है, बड़ी 20 इतना टाइम लेती है, दोनों को चलाता हूँ तो इतना टाइम लगता है। फिर मैंने उनका 1 घंटे में देखा, भाई 1 घंटे में कितनी टंकी भर देंगे, तो 1 घंटे में इतनी टंकी भर रही है, 1 घंटे में इतनी टंकी भर रही है, 1 घंटे में दोनों इतनी मिल रहे हैं, तो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा। इन दोनों का अपन जोड़ नहीं सकते, रीज़न बता दिया कि भाई टाइम जोड़ेंगे तो टाइम कम होना चाहिए था, है ना। ये इन्वर्स वो है, ये इसको इंग्लिश में तो बोलते हैं, अपनी क्या बोलते हैं यार, ठीक है। तो इसलिए हमने इनको जोड़ा, बराबर 8/75 रखा, सोल्व किया, करते गए और हमारी फाइनली ये आंसर आ गया भैया, ये आ गया 25 और 15, ठीक है। तो इस तरीके से आपने प्रश्न करना था, तो एक बार वापस निकालिएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आसान है, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चन जो है ना, ये आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसको अब की बार जो है थोड़ा सा अलग ढंग से कराएंगे। रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। कह रखे कि मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। भाई दो जगह हैं, एक है मैसूर, एक है बेंगलोर, इन दोनों के बीच की दूरी है 132 किलोमीटर। दो रेलगाड़ी चलनी है, एक तो चलेगी सुपरफास्ट, एक चलेगी पैसेंजर, है ना। जो सुपरफास्ट रेलगाड़ी है वो पैसेंजर गाड़ी से 1 घंटा कम टाइम लेगी, ऑब्वियस सी बात है, सुपरफास्ट तो फास्ट चलती है, टाइम तो कम लगेगा। तो मध्य के, ये छोड़ दो आप प्रैक्टिकल चीज़, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, यानी अगर एक्सप्रेस गाड़ी की चाल देखें, अगर एक्सप्रेस गाड़ी की स्पीड की बात करें तो वो सवारी गाड़ी की स्पीड से 11 किलोमीटर ज़्यादा है। भाई मान लो 50 की स्पीड से चल रही है तो ये 61 से चलेगी, ये 100 से चल रही है तो 111 से चलेगी, मतलब इसकी 11 स्पीड ज़्यादा है। बस में आ गई। मुझे स्पीड किसी की नहीं पता, ना मुझे इसकी स्पीड पता, ना मुझे इसकी स्पीड पता, बस मुझे ये कह रखा है कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की स्पीड है ना, वो सवारी गाड़ी की जितनी भी स्पीड है हमें मालूम नहीं है, उससे 11 ज़्यादा है, ठीक है। हमें क्या करना है, दोनों की स्पीड ज्ञात करनी है कि अभी उनकी क्या स्पीड है। कैसे ज्ञात करेंगे भैया, जो चीज़ आप पूछ सकी हो ना भाई, मान लो, तो मुझसे स्पीड पूछिए, मैं मान लूँगा, मैं कह दूँगा माना सवारी गाड़ी की स्पीड कितनी मान ली, हमने मान ली भैया x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूरी कितनी तय करनी है इसको, दूरी तय करनी है 132 किलोमीटर। समय, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे समय का फॉर्मूला लगा दूंगा, आप चाहो तो समय को y मान के भी कर सकते हो जैसे पिछले प्रश्न में किया, पर यहाँ पे वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो क्यों ना इसको थोड़ा छोटे तरीके से करें, हम डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें। समय का फॉर्मूला क्या होता है पता है, दूरी बटा चाल। दूरी है अपनी 132 किलोमीटर कह लो, चाल कितनी है x किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर से किलोमीटर तो कटना है ही, ये आएगा आवर में, ठीक है। बाद में ये जो आवर है ना, घंटा जो है ये भी कट जाएगा, इसलिए मैं लिख ही नहीं रहा। ठीक इसी प्रकार से आप एक्सप्रेस गाड़ी को देखो, कहो आप कि माना एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, ये तो अपने आप पता चल जाएगी, मानना नहीं है इसको। एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x + 11 किलोमीटर पर आवर। क्यों भैया, क्योंकि प्रश्न में क्या लिखा है
कि जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो 11 की स्पीड से ज़्यादा चलती है। इसकी अगर एक्स है तो इसकी एक्सप्रेस 11 ही होगी। ये प्रश्न में आपको दिया हुआ है। दूरी कितनी है? दूरी तो सेम है 132 किलोमीटर। ठीक है। समय कितना लेगी ये? समय लेगी ये दूरी बटा चाल, यानी 132 बटा एक्स प्लस 11। हमने क्या किया, दोनों का समय निकाल लिया। अब प्रश्न में एक बात दे रखी है कि जो एक्सप्रेस गाड़ी का समय है वो सवारी गाड़ी से एक कम है। मतलब समझना, मान लो कि सवारी गाड़ी जो पैसेंजर ट्रेन है ये 20 घंटे में पहुंचाती है ना, तो ये 19 घंटे में पहुंचाएगी, 1 घंटा कम टाइम खपाएगी। अगर ये 50 घंटे में पहुंचाती है तो ये 49 घंटे में पहुंचाएगी। मतलब अगर मैं इसके टाइम में से इसके टाइम को माइनस कर दूं, सवारी गाड़ी के समय में से अगर मैं एक्सप्रेस गाड़ी के समय को माइनस कर दूं तो मुझे हमेशा 1 मिलेगा। यही बात प्रश्न में बोल रखी है ना कि इसके टाइम में से जब आप इसके टाइम को माइनस करेंगे तो आपको 1 का फर्क मिलेगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। हम क्या करेंगे, हम 132 बटा एक्स में से 132 बटा एक्स प्लस 11 घटा के बराबर 1 दिखा देंगे। ये समझे? प्रश्न में ये तो बात थी कि इसने जितना टाइम लिया और इसने जितना टाइम लिया उनमें एक का फर्क है। तो अपने लिखो यहाँ पे 132 बटा एक्स माइनस 132 बटा एक्स प्लस 11 बराबर 1। एक का अंतर है ना, इसको आपने सोल्व करना भैया। तो पहले आप खुद ट्राई करें, नहीं तो आपको क्वेश्चन वही बात है बड़ा लगेगा। तो इसके मल्टीप्लाई इससे करें, आर पर मल्टीप्लाई करें भैया, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x 132 एक्स प्लस 132 के 11 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1452। फिर 132 के एक्स से कर लें बराबर 1। ये गया कट, तो आपका बच गया यहाँ पे 1452 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1। ये भाग में है, इस तरफ जाके गुणा में, ये आपका आएगा 1452 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 11x। इसको आप ले जाओ इस तरफ, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 1452 बराबर 0। ये आपके समीकरण बन गए। इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो सोचिए कैसे करेंगे भैया इसको। इस समीकरण को मैं वापस लिख दूँ एक बार। समीकरण बनी हमारी ये। अब मुझे 2 अंक ऐसे चाहिए जिनको जोड़ूं या घटाऊं तो 11 आए और गुणा करूं तो 1452 है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, 1452 के फैक्टर कर लीजिएगा। तो फैक्टर करेंगे तो 2 पे जाएगा ये, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 तिया 6, 2 एकम ना 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है, अब आपने यहाँ पे 2 अंकों का जोड़ा बनाना है। दिखाएं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 11 11 121। 121 और 12 का तो कोई संबंध बैठा नहीं ना। 121 और 12 का जोड़ तो माइनस प्लस का 11 नहीं होता, तो ये नहीं हो पाएगा आपका। चलो कोई बात नहीं, और देखें, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तो हो ही नहीं रहा, कुछ और देखना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 11 चौके 44, ये हो सकता है, हो गया। 11 तिया 33, 33 और 44, जब आप 44 में से 33 को घटाएंगे तो 11 मिलेगा, और 44 की आप 33 से गुणा करेंगे तो आपको 1452 ही मिलेगा। उसी का फैक्टर है ना। तो बस आपको 2 अंक मिल गए। कौन कौन से हैं? 44 और 33। इसको आपने लिखना है बस, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस का 33x माइनस का 1452 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन आ गया आपका x, अंदर बच गया x प्लस 44, जो यहाँ पे बचा सेम यहाँ पर बचेगा। अब यहाँ पे माइनस का 33x है, यहाँ पे x है, x को माइनस 33x बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस 33 से बराबर 0। तो एक आ गया x माइनस 33, एक आ गया x प्लस 44 बराबर 0। तो x की वैल्यू हो गई एक तो 33, एक होगी माइनस का 44, वहाँ जाके 33 माइनस का 44। तो x की आपकी 2 वैल्यू आ गई। अब नेगेटिव हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती भैया, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि x जो है वो आपकी चाल है, चाल नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना। तो आप लिखिएगा कि x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। रीज़न लिखना चाहें तो और बढ़िया बात है, क्योंकि ये चाल है। नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान क्या होगा? x का मान होगा 33। यानी अगर मैं बात करूं सवारी गाड़ी की, सवारी गाड़ी के चाल को हमने x माना था, ये कितनी हो जाएगी? 33 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी।
और अगर मैं एक्सप्रेस गाड़ी की बात करूँ तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल जो है, जो स्पीड एक्सप्रेस गाड़ी की, वो इससे 11 ज़्यादा थी, तो 33 और 11 44 यहाँ हो जाएगा। अब कई गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं यही 44 है, ये 44 नहीं है। ध्यान देना, हमने -44 को लिया ही नहीं है भैया, हमने तो इसको लिया है। तो x का मान जब मैं इसके अंदर रखूँगा, इक्वेशन के अंदर, कहाँ गया ये, इसके अंदर, तो ये तो 33 हो गया, और ये क्या हो गया, 33 + 11 हो गया। अगर मान लो आपसे समय पूछ लेता तो समय भी बता सकते थे, लेकिन पूछा नहीं है, छोड़ो फिर। समझ में आ गया तरीका? बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही किया जैसे पहले करते थे, है ना, लेकिन आज थोड़ा सा अलग तरीका हमने समझा। रेलगाड़ी वाले जो प्रश्न है ना, उसको चाहो तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। पिछले क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो। अच्छा, इस क्वेश्चन को वापस से कर लेना एक बार, अब देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन मिटा दो इसको। तो देखो भैया अपना अगला प्रश्न, ये है लास्ट क्वेश्चन, और इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है। मैं ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो कम से कम भी मैं 4 बार शूट कर लिया होगा आज। एक मॉर्निंग में लगा था 9 बजे, तो अभी बज रहे हैं 2, 9 से 12 बजे तक एक बार वीडियो शूट किया। फिर वो शूट कर तो लिया, लेकिन बाद में देखा तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग ही नहीं थी, तो वापस से बनाना पड़ा। ठीक है, देखो भाई 11th क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। इसका मतलब समझना भाई, 2 आपके पास वर्ग हैं, वर्ग समझते हो, इस टाइप के हो सकते हैं कि छोटे बड़े हों, हो सकते हैं बराबर हों, हमें ये मालूम नहीं है ना। हमें कोई 2 वर्ग दे रखे हैं और इनके क्षेत्रफलों का योग, अगर हम इसका एरिया निकाल लें, इसका एरिया निकाल लें और इनको जोड़ दें, तो इनका एरिया का जो सम है ना, वो 468 मीटर स्क्वायर आता है। यदि इनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। तो जो चीज़ आपको ज्ञात करनी है ना, उसी को आप मान लो। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले लिख दो, माना पहले वर्ग की भुजा, जैसे इसको मान लेता हूँ x मीटर। ठीक है, अभी मीटर चलो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x मीटर मान लिया। दूसरे वर्ग की भुजा को मैं मान लेता हूँ जैसे y मीटर मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम तो चल नहीं रहा यहाँ से भी क्या रिलेशन होगा, तो इसलिए मैंने इसकी भुजा तो मान ली x मीटर और इसकी भुजा मानने मान ली y मीटर। ठीक है, अब जैसे जैसे प्रश्न में कहा जाए वैसे वैसे इक्वेशन बनाते जाओ। प्रश्न में क्या कहा कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का, यानी इसका एरिया और इसका एरिया, अगर हम इन दोनों के एरिया को जोड़ दें तो 468 आएगा, है ना। तो अगर आप इसके एरिया की बात करें, एरिया का फॉर्मूला पता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता था भुजा गुणा भुजा। इसकी भुजा अगर मैंने x मानी तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, है ना। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा के हिसाब से y गुणा y² होता है। इन दोनों का जोड़ दे रखा है 468। इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इन दोनों के एरिया को अगर हम जोड़ दें तो 468 आता है। तो लिख दो बस, x² + y² बराबर दे रखा है 468, है ना। मीटर स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये भी मीटर स्क्वायर हो जाता, ये भी मीटर स्क्वायर हो जाता, मीटर स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए मैंने नहीं लिखा। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। ये बात समझ में आ गई। इसका एरिया प्लस इसका एरिया बराबर देखा 468। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है भुजा गुणा भुजा, x गुणा x यानी x² हो गया, y गुणा y यानी y² हो गया, बराबर दे रखा है 468 के। ये बात समझ में आ गई ना। इसको मिटा देते हैं एक बार। अब दूसरी लाइन में बोला कि भैया इनके परिमापों का अंतर, यानी अगर मैं इसका परिमाप निकाल लूँ और इसका परिमाप निकाल लूँ, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो 24 आता है। ठीक है, इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप का फॉर्मूला बताना एक बार। परिमाप का फॉर्मूला था 4 गुणा भुजा। क्षेत्रफल तो होती है भुजा गुणा भुजा, परिमाप होती है 4 गुणा भुजा। तो इसका परिमाप निकालेंगे तो आपका आएगा 4x, इसका निकालेंगे तो आपका आएगा 4y। तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों की जो घटा है वो 24 दे रखी है। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको 4y - 4x लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 4x - 4y लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है इसका समझ, क्योंकि हमें पता नहीं है कि भाई इनमें से छोटा कौन सा बड़ा कौन सा है, हमने तो रैंडमली आकृति से बनना है ना, इसलिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x - का 4y बराबर दे रखा है 24 के। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 4 से भाग हो रहा है, तो आप दोनों तरफ 4 से भाग कर दो और छोटा बना दो। दोनों तरफ 4 से भाग करने पर, तो अगर आप 4 से भाग करोगे तो हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, इसको बगाएंगे तो 6, है ना।
अब यहाँ से आप एक काम करना, यहाँ से आप x को अकेला छोड़ के x की वैल्यू निकाल लो, बराबर हो जाएगी 6 प्लस वाई। यहाँ से हमने x को अकेला छोड़ दिया, क्यों छोड़ा इसका रीज़न बताता हूँ। इसको आप समीकरण नंबर 2 मानना, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू पर इसके अंदर पुट करेंगे तो वहाँ से द्विघात समीकरण बनेगी, उसके बाद आपको y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अच्छा मैं ये आकृति मिटा देता हूँ, आपके बाद एक ही पेज पे हो जाए ना, फिर ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। अब ध्यान से सुनना आप। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मान है ना, ये समीकरण 1 में रख दूंगा, यहीं लिख देता हूँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर यानी x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू ये है 6 प्लस वाई, इसको मैं इसमें रख देता हूँ, तो हो जाएगा 6 प्लस वाई का स्क्वायर। मैंने मतलब x की जगह 6 प्लस वाई रख दिया, तो क्या हो जाना है, 6 प्लस वाई का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, प्लस में क्या है y का स्क्वायर बराबर 468। ये बात है, इसको ओपन कर लो, बस ओपन करके सिंप्लीफाई करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले खुद ट्राई करना, बार बार कह रहा हूँ, इतना देख लिया तो पहले खुद ट्राई करो, इंटरेस्ट आएगा आपको भी। ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर यानी 36, बी का स्क्वायर प्लस 2ab, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर बराबर 468 हो गया। सिंप्लीफाई करो इसको, 36 प्लस वाई स्क्वायर होता है 2y स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12y बराबर 468। इसको ले आओ इस तरफ, तो हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस में 12y माइनस का 36 में से 468 घटेगा तो कितना आएगा, 432 आएगा। करके देख लेना आप, मैं भी देख लूँ कोई मेरा गलत हो। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एकदम घटाओगे तो 432 आना। 2 से भाग कर दो, डायरेक्टली कर दो मैं एक बार, ये आएगा। अब मुझे 2 अंक ऐसे चाहिए जिनको जोड़ूं तो 6 आए, गुणा करूं तो 216 आए। आप 216 के फैक्टर करके देखना, पहले खुद ट्राई कर लो एक बार, फिर भी फैक्टर करोगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे 18 और 12। मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार स्कूल में करा दिया, तो उनको ध्यान है, और ऐसे ही आपको भी ध्यान होगा। जब आप ये क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, बार बार तो आपको भी अपने आप ध्यान आएगा। सिंपल सा आप रूल ध्यान रखिए, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं ना मैथमेटिक्स में, तो क्वेश्चन को बार बार करना ही पड़ेगा। कोई टीचर चाहे कितना कहता हो कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होगा भैया जब तक क्वेश्चन को बार बार कॉपी पे निकालते नहीं हो। हमारे टीचर भी कहते थे कॉपी को काली करना सीख लो, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखना 18y माइनस का 12y, 18 में से 12 घटाओगे तभी 6 बचेगा, माइनस 216 का माइनस 216 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन आएगा y, अंदर बचेगा y प्लस 18, ऐसे यहाँ पर बचना चाहिए। मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, नहीं करा। अब यहाँ पे y है, यहाँ पे माइनस 12y है, y को माइनस 12y बनाने के लिए माइनस 12 से गुणा करनी पड़ेगी भैया। तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू आएगी, एक तो y प्लस 18, एक आएगी y माइनस 12 बराबर 0। तो y की 2 वैल्यू आ गई, एक तो आ गई माइनस का 18, एक आ गई 12, एक तो माइनस 18 और एक आ गई 12। अब y की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती, रीज़न क्या है, क्योंकि ये भुजा है ना, भुजा की लंबाई पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव नहीं होती। समझ रहे ना, हो सकता कि यार भुजा इतनी हो इतनी हो इतनी हो, नेगेटिव नहीं हो सकती। आप दर्शाते ज़रूर हैं कि यार इसको है ना ऐसे दर्शाते, कह सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में नेगेटिव नहीं होते। ये पेन है ना, ये प्रैक्टिकल लाइफ में इतना हो सकता है यार, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है। मैं कह दूँ यार दुकानदार के पास जाके तो मुझे 2 इंच का पेन चाहिए, इतना दे दिया, मान लिया 1 इंच का चाहिए, 1 सेंटीमीटर का चाहिए, वो इतना दे देगा हमारी ना। मैंने कहा 0 सेंटीमीटर मुझे चाहिए नहीं, वो देगा भी नहीं। चलो अब आप उसको कह दो यार मुझे नेगेटिव 5 सेंटीमीटर का दिए, तो वो देगा नहीं, वो थप्पड़ मार देगा। समझ रहे ना, नेगेटिव नहीं होता प्रैक्टिकल में, तो आपने यही लिखना है। इसको मिटा दूँ मैं एक बार, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें भैया। इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक्स की वाई की वैल्यू हमारी 2 आई है, माइनस का 18 और 12, मिटा दूँ। देखो फिर वाई की 2 वैल्यू आई, एक तो आई माइनस का 18 और एक 12, यही थी क्या, ध्यान नहीं मुझे, यही पाएगी। वाई की वैल्यू माइनस 18 और 12 है ना। अब इसके अंदर पुट करो, वाई का मान आप पुट कर दो समीकरण 2 में, वाई का मान नकारात्मक नहीं होगा, ये तो लिखना पड़ेगा। ऋणात्मक नहीं होगा तो y का मान क्या होगा 12 है ना। और अगर मैं x का मान निकालूँ तो क्या हो जाएगा 6 + 12 यानी कि
18, x का मान 18 आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। तो पहले वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी अपनी, ये हो जाएगी 12 मीटर, और दूसरे वर्ग की क्या हो जाएगी 18 मीटर। वही बात है, अपन यहाँ तक कर लेते हैं, फिर अपन सोचते हैं 12 और 18 वैल्यू आ गई, गलत हो जाएगा भाई। यहाँ पे आपने लिखना पड़ेगा कि यार y का मान नेगेटिव नहीं हो सकता, y का मान होगा 12, y का मान 12 होने पर समीकरण 2 में रखना पड़ेगा, ये लिख दीजिएगा, मैंने लिखा नहीं। तो उसके बाद आपको x की वैल्यू मिलेगी। गलत तो नहीं कर दिया ना मैंने, x की वैल्यू 18 होगी और y की वैल्यू 12 होगी। ठीक है ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गई मुझसे, x की वैल्यू होगी 18 और ये होगी अपनी 12। आप आंसर चाहें तो चेक कर सकते हैं। कैसे, जैसे प्रश्न में कहा था कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है, इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के देख लो, 18 का और 12 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर जोड़ोगे तो यही आएगा। अगर आप इनके परिमापों का अंतर करेंगे तो 24 मिलेगा। 18 चौके 72 होता है, 12 चौके 48 होता है, 72 में 48 से घटाना कितना आएगा, 24 ही आएगा। ठीक है अपना आंसर। तो इस तरीके से करना था। रिकैप करा देता हूँ फटाफट से। सबसे पहले पहले वर्ग की बजाय x मानी, दूसरे वर्ग की y मानी। प्रश्न में कहा कि इन दोनों के वर्गों का क्षेत्रफल, इन दोनों के ये दोनों तो वर्ग हैं ही, इनके क्षेत्रफलों का योग जो है वो 468 आएगा। फिर कहा कि इनके परिमापों का अंतर 24 आएगा। सोल्व किया, दो इक्वेशन बनी है ना, इसको हमने इसके अंदर पुट किया, हमारा आंसर आ गया। कर लेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने कर लिए। लास्ट के 3 क्वेश्चन थे, ये थोड़े से अलग टाइप के थे, ठीक है ना। तो जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं कर लेते तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप इनकी एक बार से वापस से ट्राई करिएगा तीनों क्वेश्चंस को, जब तक करिएगा जब तक आप अच्छी तरह से कॉन्फिडेंट ना हो जाए, है ना। बार बार निकालते रहिए बैठ के। तो बस यही कहना था। सो कल हम करेंगे प्रश्नावली 4.4। सो तब के लिए थैंक यू, ठीक है।